ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। स्टार्ट में मैं पहले तो आपसे पूछूंगा कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो वो बताएं, फिर मैं ख़ुद अपनी तरफ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लास्ट पार्ट में वो डिस्कस करूंगा जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की नॉन लीनियरिटी है जो मटेरियल नॉन लीनियरिटी से डिफरेंट है। ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी जो है वो मेंबर्स के बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो जाने की वजह से जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पे रियल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पे फ़र्क पड़ जाता है और कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप्स पे फ़र्क पड़ जाता है, ये उसकी वजह से कॉज होती है। इसका ताल्लुक किसी एक मटेरियल या क्रॉस सेक्शन से नहीं है, इसका ताल्लुक ये है कि आपके एलिमेंट्स इतने ज़्यादा डिफॉर्म कर गए हैं कि अब इस डिफॉर्म्ड शेप के अंदर इक्विलिब्रियम को कंसिडर करना ज़रूरी हो गया है। आम तौर पे जब आप सेक्शन कट लगाते हैं और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखते हैं तो उसमें वो जो ज्योमेट्री की अपनी डेफॉर्मेशन है उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो इतनी रीज़नेबल हो जाती है और स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आपको डिफॉर्म्ड ज्योमेट्री के ऊपर उन डिफॉर्म्ड डायमेंशंस के ऊपर यूँ कह लें इक्विलिब्रियम लगाना पड़ता है। मैं फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा इस आइडिया को जब मज़ीद अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो मैं उस स्लाइड्स पे जाके दोबारा से वो एग्जांपल एक्सप्लेन भी करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये जो स्मॉल डेल्टा होता है, पी डेल्टा, सर ये इफेक्ट किसकी वजह से आता है? ये स्मॉल डेल्टा होता है, ये लोकल जो एलिमेंट्स है ना उनके अंदर अलोंग द स्पैन जो इफेक्ट होगा, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट, वो पी स्मॉल डेल्टा होगा। ग्लोबल लेवल के ऊपर यानी नोड्स के ऊपर, नोड टू नोड अगर आप देखेंगे तो वो पी कैपिटल डेल्टा होगा, और नोड के ऊपर पी कैपिटल डेल्टा की वजह से जो इंक्रीज्ड मोमेंट है वो पी स्मॉल डेल्टा का भी वही मोमेंट है, यानी ये डिफरेंस नहीं होगा इनमें स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल पे। लेकिन एक एलिमेंट, लोकल एलिमेंट के अंदर अगर आप बात करें कि मोमेंट कैसे वेरी कर रहा है और सेकंड ऑर्डर मोमेंट की वेरिएशन कैसे वेरी कर रही है, तो उसमें उसकी अपनी डेफॉर्मेशन की वजह से जो इंक्रीज्ड सेकंड ऑर्डर रियल मोमेंट्स होंगे वो पी स्मॉल डेल्टा होंगे। जी बताइए। सर क्लियर हो गया सर। सो अगर आप देखें ना वो जो एग्जांपल भी है उसमें आप देखें कि बेस के ऊपर पी स्मॉल डेल्टा का इफेक्ट ज़ीरो है क्योंकि वहाँ पर पी कैपिटल डेल्टा ही होगा सिर्फ। सो यूँ समझ लें कि पी कैपिटल डेल्टा जो है वो हर नोड के ऊपर आपके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट को अकाउंट करता है, लेकिन विद इन टू नोड्स उसका अमल दखल नहीं है। विद इन टू नोड्स जो वेरिएशन होगी वो लीनियर एज्यूम हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हम ये किस वजह से है बाय द वे कि हम पी कैपिटल डेल्टा एनालिसिस में हम स्ट्रक्चर की अप्रॉक्सीमेट डिफॉर्म्ड शेप एज्यूम कर रहे हैं, रियल डिफॉर्म्ड शेप एज्यूम नहीं कर रहे। अप्रॉक्सीमेट इस तरह कि हम हर नोड के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, वो एज्यूम करके उसके मुताबिक जो एडिशनल मोमेंट आ रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं नोड्स पे। लेकिन एक एलिमेंट के अपने अंदर जो लोकल वेरिएशन है उसकी अपनी डेफॉर्मेशन की वजह से जो कि डिफरेंट हो सकती है उस अप्रॉक्सीमेट डेफॉर्मेशन से जो स्ट्रक्चर लेवल पे एज्यूम की हुई है, उसकी वजह से पी स्मॉल डेल्टा की कंट्रीब्यूशन भी आ सकती है, और वो पी स्मॉल डेल्टा जो है वो एलिमेंट के अंदर लोकल इफेक्ट होगा। सर हमने रिइंफोर्समेंट वाले टैब में देखा था कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, टू बी चेक और टू बी डिजाइन। जी जी उसमें सर जब डिजाइन कर रहे हैं हम तब हम पहले रिइंफोर्समेंट इनपुट देते हैं या क्या करते हैं? जी बिल्कुल, दोनों सूरतों में पहले रीइंफोर्समेंट इनपुट आप दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो जो ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो रहा है सिर्फ कंक्रीट क्रॉस सेक्शन का, वही एनालिसिस में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन एनालिसिस स्टेज के ऊपर रीइंफोर्समेंट दें या ना दें उसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ पे पड़ेगा और वो बहुत कम होगा।
यही वजह है कि अगर आप एक ऐसा मॉडल जिसमें रीइंफोर्समेंट किसी एलिमेंट की नहीं दी हुई और एक ऐसा मॉडल जिसमें दी हुई है, इनके टाइम पीरियड्स अगर कंपेयर करें तो उनमें बहुत कम फ़र्क होगा, बिकॉज लोकल जो स्ट्रक्चर की ग्लोबल के मैट्रिक्स है उसमें बहुत कम इफेक्ट आएगा इस इंक्रीज्ड इनर्शिया का, इस मॉडिफाइड इनर्शिया का जो रीइंफोर्समेंट की वजह से आएगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं टू बी चेक्ड, तो फिर तो लाजमन आपको रीइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप टू बी डिज़ाइन करते हैं तो आप बेशक खाली छोड़ दें, डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, बिकॉज आपने उसको देखना ही नहीं है, वो आपने यूज़ ही वो करनी है जो सॉफ्टवेयर आपके लिए सेलेक्ट करेगा। सो लिहाजा वो जो है वो यूज़ नहीं होगी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर, आपने जो लीनियर स्टैटिक एनालिसिस और नॉन लीनियर में हमने डिफरेंस बताया था कि वो जो लीनियर होते हैं सर उसको सिंपली ऐड कर लेते हैं, लेकिन सर जो नॉन लीनियर तो उसको लोड केसेस में करते हैं सर, उसी से ही समझ नहीं आई थी कि लोड केसेस में किस तरीके से उसका इफेक्ट ऐड करते हैं हम लोग। देखें, वो ये था कि सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है ना, वो मैंने बताया था कि वो नॉन लीनियर स्टैटिक हो या डायनामिक हो, जो भी है, नॉन लीनियर एनालिसिस में सुपरपोजिशन वैलिड नहीं होती। सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि लेट्स से अगर मेरे पास ये एक बीम है, ये हमने बल्कि उसमें भी डिस्कस किया था ये जब हमने दोहा मिल इंटीग्रल पढ़ा था। सो फॉर सम रीज़न लेट मी सी कि मैं, चलें ये पेन आ गया। सो लेट्स से ये एक बीम है मेरे पास, ये किसी वजह से मैं आई थिंक, चलें यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो ये एक बीम है लेट से, सो इसमें मैं एक फोर्स अप्लाई करूँ लेट से यहाँ पे, और इसकी वजह से एक डेल्टा आ जाएगा, ठीक है, इस P1 की वजह से डेल्टा 1 आ जाएगा। और फिर एक फोर्स अप्लाई करूँ अलग से इसी बीम के ऊपर, लेट से ये P2 किसी और पोजीशन पे, और उसकी वजह से एक डेल्टा 2 आ जाएगा बीम का। तो सुपरपोजिशन ये है कि मैं ये एज्यूम कर लूँ कि जब P1 प्लस P2 इकट्ठे लगेंगे तो जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगी। ये एजम्पशन सिर्फ लीनियर सिस्टम्स में एप्लीकेबल है जो F इज इक्वल टू के यू फॉलो करते हैं, ठीक है, बिकॉज वही आपको बताएगा कि P1 इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा 1 और P2 इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा 2। सो दोनों सूरतों में स्ट्रक्चर की स्टिफनेस तो अप्लाइड लोडिंग पर डिपेंड नहीं करती, वो तो स्ट्रक्चर की अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो तो सेम रहेगी। तो आप सिंपली इन इक्वेशंस को जमा कर सकते हैं, P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू के इंटू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो ये जो सम इक्वेशन है ये आपको ये बता रही है कि जब P1 और P2 इकट्ठे अप्लाई होंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगी। ये आइडिया नॉन लीनियर एनालिसिस में वैलिड नहीं है, ठीक है, बिकॉज नॉन लीनियर एनालिसिस में ये इक्वेशन ही दुरुस्त नहीं है, ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं रहती। सो लिहाजा ये सुपरपोजिशन भी वैलिड नहीं रहती। सो नॉन लीनियर अगर लोड्स को आपने मिलाना है, ऐड करना है, तो उनको लोड कॉम्बिनेशंस में ऐड ना करें, बिकॉज लोड कॉम्बिनेशन तो सीधा सीधा जमा करता है ना, वो कहता है डेड प्लस लाइव प्लस जो भी आपने फैक्टर्स भी साथ लगा देता है, ठीक है। सो लोड कॉम्बिनेशन में नॉन लीनियर एनालिसिस के रिजल्ट्स नहीं कभी भी आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये समेशन सीधा सीधा वैलिड है ही नहीं। सो अगर नॉन लीनियर एनालिसिस के रिजल्ट्स को आपने ऐड करना है तो उनको डायरेक्टली लोड केसेस के अंदर ऐड करें कि वो अप्लाई होते हुए ही ऐड हो जाएं, ठीक है, यानी अप्लाई ही मतलब ऐड होके कॉम्बिनेशन में अप्लाई हों, बिकॉज आपको पता है कि वो अलग अलग अप्लाई करके जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को ऐड अप नहीं किया जा सकेगा, तो उनको अप्लाई ही इकट्ठा किया जाए ताकि जो कंबाइंड इफेक्ट है वो मालूम किया जाए नॉन लीनियर स्ट्रक्चर के हवाले से। सो लिहाजा जब लोड केस बनाएंगे, लोड केस लेट से आप बना रहे हैं और उसमें एक लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें दो नॉन लीनियर लोड्स जो हैं वो आप इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हैं। सो लेट से आप चाहते हैं कि एक्स डायरेक्शन, आप नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस कर रहे हैं, सो आपके पास नॉन लीनियर मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है और नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस कर रहे हैं। अब इसमें आप ये चाहते हैं कि मैं जो एक्स डायरेक्शन का अर्थ को एक है, लेट से यू जी एक्स डॉट डॉट,
और यू जी वाई डॉट डॉट, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे अप्लाई करूं एक खास डायरेक्शन में। ये यूं समझ लें कि एक ग्राउंड मोशन के दो कंपोनेंट हैं, दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो आप ये चाहते हैं कि दोनों के अगेंस्ट इकट्ठे एनालिसिस हो ताकि स्ट्रक्चर जो है वो दोनों डायरेक्शंस में रिस्पॉन्ड करे और फिर मैं पीक वैल्यूज पिक करूं। तो अब इसका ये तरीका नहीं है कि आप यू जी एक्स डॉट डॉट अलग से अप्लाई करें, उसका एक अलग लोड केस बनाएं, फिर यू जी वाई डॉट डॉट अलग से अप्लाई करें, उसका एक लोड केस बनाएं, और फिर इनके रिजल्ट्स को लोड कॉम्बिनेशन में जाके ऐड करें। यूँ नहीं करेंगे, बल्कि आप इनको लोड केस बनाएंगे, एक ही लोड केस बनाएंगे, उसमें दो पैटर्न ऐड कर देंगे। एक पैटर्न जो होगा वो u1 डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन का पैटर्न, और उसमें आप ये यू जी एक्स डॉट डॉट का फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसी तरह आप दूसरा जो एक्सेलरेशन का पैटर्न बनाएंगे वो u2 में करेंगे और वो यू जी वाई डॉट डॉट सेलेक्ट कर लेंगे। सो यूँ आपका दोनों डायरेक्शन में जो लोडिंग है नॉन लीनियर मॉडल के ऊपर इकट्ठी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है कि जिसमें आपने नॉन लीनियर लोड केस बनाया और उसमें दोनों पैटर्न्स को ऐड कर दिया, बजाय कि आपने लोड कॉम्बिनेशन की स्टेज पर ये किया। तो अब सॉफ्टवेयर ये कर रहा है बेसिकली कि वो इन दोनों पैटर्न्स को इकट्ठा अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो इनको इकट्ठा अप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कंबाइंड इफेक्ट आपको इसका डायरेक्टली नॉन लीनियर रिजल्ट्स में मिल जाएगा। ये नॉन लीनियर लोड केस होगा, नॉन लीनियर डायरेक्ट इंटीग्रेशन का केस होगा। सो उस सूरत में आपको इकट्ठा रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। सर समझ आ गई सर, लेकिन सर ये केस तो हम स्टैटिक में भी कर सकते, तो ये लोड कॉम्बिनेशन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, मतलब कि जो लीनियर केसेस में भी हम कर सकते हैं, लोड केसेस में डायरेक्ट जी ऐड बिल्कुल, करके आप लीनियर केस को चाहे लोड केस में ऐड कर लें या लोड कॉम्बिनेशन में ऐड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लीनियर केस में ये सुपरपोजिशन वैलिड है, ठीक है। सो चाहे आप लोड को इकट्ठा करके अप्लाई कर दें या अलग अलग अप्लाई करके रिजल्ट्स को सम कर लें, एक ही बात है। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि सर कैटनरी इफेक्ट को अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर ले सर। ये इफ़ेक्ट एक स्पेशल इफ़ेक्ट है और ये हर स्ट्रक्चर में नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल किस्म के और मोस्टली केबल स्ट्रक्चर्स में ये होता है कि जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करते हैं फोर्स और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग डेल्टा कैलकुलेट करते हैं, तो आम बिहेवियर तो ये है ना कि एक ख़ास फोर्स के बाद स्ट्रक्चर हर नई फोर्स के बाद डिग्रेड होता जाता है और ये कर्व आपके पास इस तरह की आती है। लेकिन कैटनरी बिहेवियर ये है कि आप फोर्सेस अप्लाई करें और स्ट्रक्चर स्टिफ होता जाए, यानी इस किस्म का बिहेवियर, ठीक है। तो ये आप यूँ समझ लें कि आपको अभी सिर्फ लीनियर और नॉन लीनियर का पता था, लेकिन नॉन लीनियर की भी एक ख़ास किस्म का पता था जिसमें स्ट्रक्चर डिग्रेड होता है या एलिमेंट डिग्रेड होता है। तो आप देखें आपके पास अब तीसरी किस्म का एक बिहेवियर आ गया है, यानी पहला बिहेवियर क्या था, लीनियर, ठीक हो गया, ये आप वेल अंडरस्टूड बिहेवियर है। दूसरा आप समझते हैं नॉन लीनियर, और वो नॉन लीनियर सिर्फ यही समझते हैं कि जिसमें स्ट्रक्चर आपके पास डिग्रेड हो जाए एक ख़ास फोर्स के बाद, उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो लीनियर ना रहे और फोर्स के इंक्रीमेंट पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाए कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ लीनियर सिस्टम। लेकिन कैटनरी बिहेवियर ये है कि आपका स्ट्रक्चर स्टिफ होता जाए, यानी कुछ इस किस्म का, ये तो खैर बहुत ज़्यादा स्लोप बन गया, लेकिन लेट से कुछ इस किस्म का कि जब फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो स्ट्रक्चर का डेल्टा रिड्यूस हो रहा है, यानी वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू हो गया। सो ये जाहिर है कि केबल स्ट्रक्चर्स में होगा कि केबल के अंदर अगर आप देखें तो जितनी टेंशन इंक्रीज़ होती जाएगी उतना उसका जो स्टिफनेस है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। सो ये इफ़ेक्ट जो है ये सिर्फ लार्ज डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस से काउंट हो सकता है, और उसकी रीज़न ये है कि आप स्पेसिफिकली जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एट द नोड एंड द डेफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट,
ये ट्रू नॉन लीनियर रिलेशनशिप आप कंसिडर कर सकते हैं, अकाउंट कर सकते हैं सिर्फ आप अपने यूँ समझ लें कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस में। पी डेल्टा में ये नहीं किया जा सकता, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस में ये नहीं किया जा सकता। अगर कोई फर्दर इसी बारे में क्वेश्चन है तो वो बताएं मुझे, ताकि आइडिया हो जाए कि आपको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सर समझ के आ गई सर। दूसरा आपने आइगन वैल्यू और रेट्स का कहा था कि रेट्स जो हमें मोड शेप देते हैं वो ऑन द बेस ऑफ शेयर ऑर्डर करके देते हैं, तो मतलब वो जो जिस मोड में ज्यादा शेयर कंट्रीब्यूट करे तो वो हमारा फर्स्ट मोड होता है फिर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए अगर आप CSI की अपनी वीडियोस देखें वो रिट्स एनालिसिस को प्रेफर करते हैं आइगन एनालिसिस के ऊपर, कि उसमें जो लोकल मोड्स होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। लोकल मोड क्या होगा, आई थिंक आपको कभी इसका जिक्र आया पहले किसी और लेक्चर वगैरह में? लोकल मोड तो किसी एक मेंबर का सर। जी हाँ, मिसाल के तौर पे अगर कोई अनरिस्ट्रेन्ड एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे आपने कोई ये एक स्ट्रक्चर है और उसके टॉप के ऊपर आपने एक फ्रेम एलिमेंट ऐसे लगा दिए। अब आप देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर एक तरफ होगा और ये इसका अपना एक अलग से मोड होगा इस एक एलिमेंट का। मिसाल के तौर पे आप अगर मोड शेप्स एनिमेट करवाएं तो आपके इस काम की वजह से या इस जो भी आपने ये एक एलिमेंट फ्रेम एलिमेंट लगा दिया है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि एक लोकल मोड भी रिजल्ट्स में आ रहा होगा, और वो ये होगा कि पूरी बिल्डिंग स्टिल खड़ी होगी सिर्फ, और ये सिर्फ एक फ्रेम एलिमेंट ऐसे स्वे कर रहा होगा दोनों डायरेक्शंस में। इस किस्म के जो मोड होते हैं इन्हें लोकल मोड कहते हैं, और ये आपकी दोनों वजह से आ सकते हैं। या तो आप बहुत ओवर सोफिस्टिकेशन करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं एक एक चीज़ एक एक अटैचमेंट जो स्ट्रक्चर के साथ अटैच हुई हुई है वो भी मॉडल का हिस्सा बना दूं, और या फिर कोई मॉडल के अंदर आपकी गलती है। दोनों सूरतों में ये लोकल मोड्स आ सकते हैं। और ये मोड जो है वो आपको स्टार्ट में ही नज़र आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप ये फर्स्ट मोड लेट से आपका ये आ जाएगा कि ये एक जो एंटीना है या एक कॉलम है ये ऐसे डायरेक्शन में स्वे कर रहा होगा। अगर आप बेस शेयर चेक करें उस मोड का, जो लोकल मोड होगा वो नेग्लिजिबल होगा, जाहिर है वो तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओनली दिस मैस होगा, सिर्फ इस एंटीना का मैस पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसमें, उस पर्टिकुलर मोड में। लिहाजा आपको वो नंबर्स देख के भी समझ आ जाएगी और एनिमेशन देख के भी समझ आ जाएगी कि ये लोकल मोड है। अब ये आपके सारे रिजल्ट्स ख़राब कर देगा, मतलब आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा मोड जो है लेट्स से लोकल मोड आ गए हैं, तो आपके बाकी सारे जो मेन बिल्डिंग के मोड हैं वो सारे पीछे चले गए हैं और वो सारे डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। इन लोकल मोड्स का टाइम पीरियड भी बहुत अनरियलिस्टिक सा होगा, ठीक है। लिहाजा आप सर आपने दूसरी जी आपने दूसरी बात ये की थी कि सर रेट्स के लिए लोड पैटर्न लाइक डिफाइन करके करेंगे, सर वो क्यों करते हैं सर? जी बिल्कुल, असल में रेट्स एनालिसिस हमने पढ़ा नहीं है, उसमें आप अगर पढ़ते तो देखते। चले मैं अपने ये गर्मियों की छुट्टियों में अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर बना के ट्यूटोरियल टाइप चीज़ बना के अपलोड करूँगा। तब आपको मौका मिलेगा कि आप उसको देखें। उसमें हम उसे कहते हैं लोड डिपेंडेंट रेट्स वेक्टर्स। उसमें आपको लोड्स देने पड़ते हैं, उसके प्रोसेस का हिस्सा है जो जिसमें वो ये मोड शेप्स आइडेंटिफाई करता है बिल्डिंग की। अभी वो नहीं समझा जा सकता क्योंकि वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ही नहीं है। किसी और टाइम पर ये मैं इसके बारे में कुछ अपलोड करूँगा। थैंक यू सर। जी बताइए सर। जो हमारे पास रिइंफोर्समेंट वाला डाटा है उसमें बीम के लिए एनालाइज और डिज़ाइन का क्यों ऑप्शन? जी हाँ, ये अक्सर मुझसे पूछा जाता है बीम के लिए एनालाइज और डिज़ाइन का। मुझे इसकी रीज़न नहीं पता, आई डोंट नो कि ये क्या क्यों है इस तरह। मतलब मुझे कुछ रीज़न्स पता है लेकिन वो मुझे ये नहीं पता कि वो दुरुस्त हैं या नहीं, इसलिए आई डोंट नो। सर ETABS 2018 में UBC 97 को ख़त्म कर दिया गया सर, इज दैट राइट सर? UBC 97 को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल। मैंने देखा तो नहीं है खुद, लेकिन
बहुत से लोगों ने बताया, मुझे बहुत सी ईमेल्स आती हैं जिसमें वो एग्जैक्टली यही बात करते हैं कि 2018 में यूबीसी 97 को ख़त्म कर दिया, तो अब हम क्या करें। सो अभी तो ये सर जो स्क्रीनशॉट है इसमें तो आपको नज़र आ रहा है ये 2017 तक रहा था, लेकिन 2018 ऑनवर्ड इसको ख़त्म कर दिया। सो फिर आप यूज़र डिफाइंड ऑप्शन यूज़ कर लें, यूज़र सर डिफाइंड यही एक ऑप्शन भी तरीका आ है, गया। अगर कोई ऑफिस 2018 यूज करना चाह रहा है और उनको सिर्फ नहीं, आई मीन यूबीसी 97 की नॉर्मली वो प्रैक्टिस यूज करते हैं, तो सर वो किस तरह से कंपनसेट होगा? वो फिर इस तरह यूज़र कोएफिशिएंट यूज़ करें, खुद से कैलकुलेट करें, CV/RT, CVI/RT, ये आपका CS होता है UBC 97 में। सो सर या फिर लेकिन इससे मिलता जुलता कोड जो इजीली अडॉप्ट हो सके। देख लें, इंडियन कोड हो सकता होगा, मुझे अभी सारे कोड्स का आइडिया नहीं है। आई डोंट नो, आई थिंक इवन इंडियन कोड भी जो है वो शिफ्ट हो चुका होगा इस SS और S1 वाले मेथड के ऊपर। सो मिलता जुलता कोड यूज़ करने से बेहतर है कि आप यूज़र कोएफिशिएंट खुद से कैलकुलेट करके यूज़ कर लें, बिकॉज क्या पता मिलते जुलते कोड में कुछ और ऐसी चीज़ हो जो आपको आपके रिजल्ट्स में आ जाए और वो आपको पता भी ना हो। सर एक्चुअली मिलता जुलता इसलिए कह रहा था कि वो इजीली अडॉप्ट हो सकेगा। मेरे ख्याल में थोड़ी सी जहमत करनी चाहिए प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स को खुद से अपना कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए। सो आई होप कि बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान भी नए उस पर शिफ्ट हो जाए, नया PSHA हो जाए और उस पर शिफ्ट हो जाए। सो फिर हमें ये लिमिटेशन नहीं रहेगी। तब तक जो है वो मिलते जुलते वाली मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। किया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। देखें, लेटरल लोड साइज्मिक मैनुअल, लेटरल लोड मैनुअल होगा, लेटरल लोड एनालिसिस मैनुअल, आई थिंक यही नाम है उसका। ये आप E-टैब्स के साथ जो मैनुअल्स आते हैं उसमें लेटरल लोड एनालिसिस मैनुअल में चले जाएं, उसमें इन सारे बिल्डिंग कोड्स की जो फार्मूलेशन है ELF प्रोसीजर की, वो लिस्ट डाउन की होगी और बिल्कुल टू द पॉइंट, यानी कोई उसमें कोड की फालतू डिटेल नहीं होगी। सिर्फ उसमें ये लिखा होगा कि इस कोड के बैक एंड पे क्या कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो उसमें देखा जा सकता है कि कौन सा कोड ऐसा है जो UBC 97 की एग्जैक्टली सेम जो है वो कर रहा है। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करता हूँ जो ईमेल्स वगैरह आती हैं कि यूज़र कोएफिशिएंट खुद से एक्सेल में कैलकुलेट करके वो पुट कर दें और इससे आप अप्रॉक्सीमेटली वही फोर्सेस हासिल कर लेंगे जो आपके पास आएंगी। जी बताइए सर, इसमें ट्रस और प्लेट एलिमेंट कैसे ओके हो सकते हैं? ट्रस और प्लेट एलिमेंट कैसे ओके हो सकता है? इस तरह कि मैं इसको यूं पढ़ रहा हूं कि ट्रस के अंदर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं और प्लेट में ना हो, ठीक है? तो हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ट्रस में जो है वो UX, UY और UZ हैं और प्लेट में आपके पास UZ नहीं है, नहीं UZ है, UX एंड UY नहीं है। सो ठीक कह रहे हैं आप, यहाँ पे आना चाहिए UX एंड UY। गुड। सो ये आपने ये करेक्ट कर लें अपने पास भी। प्लेट और ट्रस देख लेते हैं, कहीं उधर भी तो गलती नहीं की हुई मैंने। प्लेट जब कनेक्ट होगी ट्रस से तो वो ये बनेगा, ये वाला। तो इसमें प्लेट के अंदर RX और RY होंगे, यानी प्लेट बेंडिंग मोमेंट्स, जो ट्रस में नहीं होंगे। लेकिन प्लेट में जो UZ है वो ट्रस में होगा। तो ये ठीक है, लेकिन इधर गलती है। सो ये काइंडली करेक्ट कर लें सब लोग। सो ये ओके नहीं है, ठीक कह रहे हैं आप। और सर, आपने शेल एलिमेंट का बताया था कि एक नॉर्मल शेल एलिमेंट होता है और एक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम शेल एलिमेंट होता है। इन दोनों में ये नॉर्मल तो नहीं आप इसको यूं कह सकते। असल में शेल एलिमेंट्स में ड्रिलिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर कंसिडर करते हैं और कुछ नहीं करते। सो जो शेल एलिमेंट यूज़ कर रहा है आपका E-टैब्स, तो वो सारी की सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 की 6 कंसिडर कर रहा है, ठीक है?
सो ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। सो यही वजह है कि जब मैंने शेल एलिमेंट की स्लाइड में आपको दिखाया था कि इसमें 6 या 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर नोड भी हो सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन ये आपको देखना पड़ेगा। मसलन अब ये हर सॉफ्टवेयर की अपनी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब ये शेल, प्लेट, मेम्ब्रेन, ये चीज़ें अब आपको एबेकस में या बाकी जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनमें डिफरेंट मिलेंगी। कुछ में तो आपको सिंपली नोड का हिसाब होता है कि 4 नोडेड, 3 नोडेड या इतने नोडेड एलिमेंट। सो फिर आप 4 नोडेड के अंदर जाके फिर देखते हैं कि इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं। सो वो कोई मेम्ब्रेन हो सकता है, प्लेट हो सकता है, शेल हो सकता है, शेल विदाउट ड्रिलिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, शेल विद ड्रिलिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। सो लिहाजा ये सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी और उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हमारे पास ये लिमिटेड से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं ई टैब्स में, लेकिन असल में इनके कई कॉम्बिनेशन या कई और चीज़ें बन सकती हैं। एक टाइम ये था, अभी जो वो दौर ओवर हो गया, जब इवन 80s 90s तक भी वो दौर चलता रहा, अर्ली 2000s में भी, कि हर नया पेपर दूसरा पेपर यूँ समझ लें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, वो एक नया एलिमेंट प्रपोज करता था, एक ऐसा एलिमेंट जो किसी ख़ास रियल कंपोनेंट को ज़्यादा अच्छा मिमिक कर सकता था, उसको रिप्रेजेंट कर सकता था कंपेयर टू दी जो प्रीवियसली अवेलेबल एलिमेंट्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक के लिक्विड किस्म के फ्लूइड्स वगैरह के लिए या और स्पेशल किस्म के फ़िज़िकल जो आपके एलिमेंट्स हैं या फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशल फाइनाइट एलिमेंट्स बनाए जाते रहे और वो उसी प्रोसेस को फॉलो करके बनाए जाते रहे जो आप FEM के कोर्स में भी देख रहे होंगे कि अल्टीमेटली आप स्टार्ट करते हैं एक एलिमेंट की ज्योमेट्री से, उसकी शेप से, नंबर ऑफ नोड से, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर नोड से, और फिर आप फॉर्मुलेट करते हैं यूजिंग सेम प्रिंसिपल उसकी के मैट्रिक्स। सो के मैट्रिक्स अगर आप बना सकते हैं किसी एलिमेंट की, तो आपने ये एलिमेंट फॉर्मुलेट कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रक्चर के अंदर तो के मैट्रिक्स ही जाएगी इस एलिमेंट की। तो अगर आप जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने डिफाइन करवाई हैं स्टार्ट में किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ ये एक एलिमेंट है जो 6 नोड्स पर मुश्तमिल है। सो 4 ये नोड हो गए, 5वां ये और 6ठा ये। सो अब ये एक 6 नोडेड क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट है। सो आप इसका के मैट्रिक्स डिराइव कर सकते हैं यूजिंग उसी तरह जैसे आपने 4 नोडेड का किया। हाँ, शेप फंक्शन डिफरेंट हो जाएंगे, प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे के वो जो के का प्रोसेस है वो करेंगे, और अल्टीमेटली जब के आ गया तो एलिमेंट बन गया आपका। अब आपने ये सॉफ्टवेयर में डालना है ये फैसिलिटी, जिस भी एलिमेंट को, जिस भी फिजिकल कंपोनेंट को सॉफ्टवेयर में ये एलिमेंट असाइन हो जाएगा, तो बैक एंड पे बेसिकली वो के मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की ग्लोबल मैट्रिक्स में अकाउंट हो जाएगी। सो हर सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा आपको। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये सिर्फ ई टैब्स से रिलेटेड है, इससे आप बिल्कुल इस काबिल नहीं हो जाएंगे कि आप किसी भी जनरल पर्पस FEM प्रोग्राम को भी समझ सकें। हेल्प मिल जाएगी आपको, लेकिन उस सॉफ्टवेयर की अपनी जो एलिमेंट्स की स्कीम है, जो उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। और सर जो एक्चुअल शेयर वॉल होती है उसमें हम बीम्स और कॉलम्स को उसके साथ अटैच करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मोमेंट कॉन्टीन्यूटी के लिए आपको करना चाहिए। यही एक स्लाइड में भी मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेट से आपकी ये शेयर वॉल है, ठीक है, और ये किसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम का हिस्सा है। ये आप इसके साथ आके बीम भी मिल रही है और इधर से भी आके लेट से बीम मिल रही है, ठीक है। सो अब ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि बस आप एक दो जो है वो 2D एलिमेंट्स ले लें, एक ये वाला 2D एलिमेंट और एक ये 2D एलिमेंट, और इनको कनेक्ट कर दें इस 2D एलिमेंट को इस बीम के साथ यहाँ पे और इस बीम के साथ यहाँ पे। आपको वो बीम इसके अंदर भी चलानी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें रियल सिनारियो में क्या हो रहा होता है। क्या सिर्फ इस टिप के ज़रिए आपका जो है मोमेंट और शेयर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं?
आपकी पूरी वॉल एक इंटीग्रेटेड एलिमेंट की तरह एक्ट कर रही होती है, एक बड़ी रिजिड एलिमेंट की तरह। सो लिहाजा आपने इसको पूरा एक तरह का यूँ समझ लें कि फ्रेम को चाहिए कि इस वॉल को पूरा पकड़े, ना कि सिर्फ एक नोड से कनेक्ट हो और उस नोड के ऊपर सारी की सारी शीयर और मोमेंट ट्रांसफ़र हो रही हो। सो मोमेंट और शीयर कॉन्टीन्यूटी के लिए आप ये एक यहाँ पर भी बीम देंगे जो इसके अंदर एम्बेड होगी, ठीक है। ये डमी बीम होगी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती होगी, बिकॉज ये तब एग्जिस्ट कर सकती है रियल में जब आपने डिटेलिंग भी इस तरह की है कि ऊपर एक बीम की डिटेलिंग चल रही है। अगर डिटेलिंग भी कोई ख़ास नहीं है तो फिर इसको डमी बीम की तरह ही बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरह ये मामला इन कॉलम्स का भी है, ठीक है, कि यहाँ पर जो कॉलम, और मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलम तो अवेलेबल होता ही है, ये तो चल ही रहा होता है, ठीक है। अगर कॉलम अवेलेबल ना भी हो तो जो शीयर वॉल की लेग होती है उसके दोनों तरफ आपके पास एक बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड किस्म की रीइंफोर्समेंट होती है, जैसे कॉलम की तरह होती है। इसे कहते हैं जोन बेस्ड डिटेलिंग ऑफ शीयर वॉल। और बीच में फिर आपके पास जो है वो रीइंफोर्समेंट जो है वो उसकी स्पेसिंग ज़्यादा होती है। तो ये दो जो है वो कॉलम की तरह किए जा सकते हैं मॉडल हिस्से। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी हो सकता है कई दफ़ा कि आपका बाकायदा कॉलम भी ऐसे होता है शीयर वॉल के दोनों एजेस के ऊपर। उस सूरत में भी आपको कॉलम अलग से फ्रेम एलिमेंट से मॉडल करना चाहिए। सो इसका मतलब है कि जो चारों एंड्स हैं आपके 2D एलिमेंट के, ये एंड और ये प्रॉपरली अच्छी तरह से कनेक्टेड हों आपके फ्रेम एलिमेंट्स के साथ, और मोमेंट ट्रांसफ़र करें एक से दूसरे को, और इसी तरह दूसरी स्टोरी में भी। सो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप सिर्फ 2D एलिमेंट्स ऐसे हवा में खड़े नहीं कर देते फ्रेम्स के दरमियान में, बल्कि उनको फ्रेम के अंदर ऐसे जैसे इनफिल की तरह मॉडल करते हैं। सर आपने 3D मॉडल में एक गाइडलाइन बताई थी 9 to 6 एलिमेंट्स की। जी 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 9 to 6 एलिमेंट्स की बताई थी, वो क्या करते हैं उसको एक्सप्लेन कर दूं? यस सर। जी वो असल में इससे ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा ये फॉलो ही करना है। मैं खुद जो है वो अक्सर ये करता हूँ कि अगर ये मेरा स्लैब एलिमेंट है, लेट से ये अगर इसी को एग्जांपल बना लेते हैं, तो मैं सिर्फ 1-2 इस तरह 4 एलिमेंट्स में कर लेता हूँ। 9 का मतलब है कि अगर आप 3x3 में इसको डिवाइड कर लें। ये तब करें जब आपने ज़ाहिर है कि ग्रेविटी लोड्स को भी अच्छी तरह से ट्रांसफ़र करवाना है और आपने स्लैब को भी डिज़ाइन करना है इसी मॉडल के रिज़ल्ट से। अगर आपने इसका सिर्फ लेटरल लोड एनालिसिस करना है, साइज़मिक एनालिसिस, तो फिर तो आप बेशक एक पैनल भी यूज़ कर लें, बिकॉज इसने ज़ाहिर है कि फिर तो एक रिजिड डायाफ्राम की तरह बिहेव करना है। सो ये डिपेंड करता है कि आपका मॉडल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। सो ये एक रफ या यूँ कह लें कि एक अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया देने के लिए ये गाइडलाइन है। ये किसी कोड से नहीं आई या किसी यूँ समझ लें कि ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है इसका। सर ग्रेविटी लोड के लिए अगर हम 1 एलिमेंट यूज करते हैं तो वो एनालिसिस रिजल्ट कंप्रोमाइज होंगे? जी जी बिल्कुल। आपकी FEM का बेसिक आइडिया ये है कि डिस्क्रिटाइज आप करें एलिमेंट्स को। सो अगर आप नहीं करते, आपका इसका मतलब है कि ये सारा का सारा जो इसके ऊपर एरिया लोड होगा वो सिर्फ इन 4 नोड्स पे ही ट्रांसफ़र हो सकेगा। लेकिन अगर बीच में भी काफ़ी नोड आप डाल देंगे, मैशिंग कर देंगे, तो फिर वो जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो जाएगी। तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो उसकी एक्यूरेसी में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैं देखता हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पे जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं वो इस बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि वो बैक एंड पे उनको FEM की समझ नहीं होती कि ये कैसे चल रहा है। वो ये समझते हैं कि अगर बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स कर देंगे, 1-1 इंच के एलिमेंट कर देंगे, तो जितना छोटा करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने एक अच्छा रीज़नेबल अप्रॉक्सीमेशन हासिल करनी है डिस्ट्रीब्यूशन की भी और बाकी इफ़ेक्ट्स की भी। सो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स करें और गैर ज़रूरी तौर पे मॉडल को हैवी कर दें। जिस तरह मैंने बताया कि 9 एलिमेंट्स एक स्लैब पैनल में
काफ़ी हैं, रीज़नेबल हैं। आप चलें 16 कर दें, 4x4 कर दें अगर बहुत आप मोहतात होना चाहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें बिकॉज़ एनालिसिस टाइम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाएगा और वो एक्यूरेसी जो आपको लग रहा होगा कि हासिल हो जाएगी यूं करने से, वो भी नहीं आएगी। सो एक ख़ास एलिमेंट्स की तादाद होती है जिस पे आपके रिजल्ट्स कन्वर्ज हो जाते हैं। सो आई थिंक ये आपने FEM में देखी है ये कॉन्सेप्ट कन्वर्जेंस का। कन्वर्जेंस का अभी नहीं देखा। अगर आप एक एलिमेंट लें और उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर आप रखें लेट्स से x एक्सिस पे, नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स को, सो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक स्लैब पैनल है उसको पहले एक ही एलिमेंट में करें, फिर उसको 4 में करें, फिर 9 में करें, फिर 16 में करें और y एक्सिस पे उसका कोई भी रिजल्ट रख लें आप, ठीक है, उसका स्लैब पैनल का कोई भी रिजल्ट रख लें तो वो रिजल्ट आप देखेंगे कन्वर्ज हो जाएगा एक ख़ास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद। उसके बाद आप 16 रखें या 116 रखें, रिजल्ट्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। सो लिहाजा बस 9 एलिमेंट्स जो हैं वो आई थिंक रीज़नेबल हो सकते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि केस टू केस वेरी भी करता है। अगर एक स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा RC का है, अभी कुछ अरसे पहले मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का हिस्सा था तो वो स्टोरेज स्ट्रक्चर था या कोई उसकी ऑक्सिलरी कोई फैसिलिटी का हिस्सा था, लेकिन वो सारा का सारा RC का था, मतलब उसकी दीवारें, स्लैब, हर चीज़ RC की थी। सो उस सूरत में ये बड़ा इशू था मेरे लिए कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या रखे जाएं जो रीज़नेबली, बिकॉज देखें ना आप, ना उसमें फ्रेम एलिमेंट्स हैं ना कोई और किस्म के एलिमेंट्स हैं, वो सारे शेल एलिमेंट्स ही हैं, और फिर उनकी मैशिंग को भी कंसिस्टेंट रखना और एट द सेम टाइम उनका साइज़ इतना रखना कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो रीज़नेबल आ जाएं। और बाय द वे इस किस्म के स्ट्रक्चर के लिए मॉडल एनालिसिस के रिज़ल्ट्स भी डिफरेंट आएंगे उस टिपिकल वैल्यू से जो आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। सो उसमें थोड़ी थोड़ी मैथ्स पार्टिसिपेशन हर मोड में थी, ऐसा नहीं था कि पहला दूसरा तीसरा मोड जो है वो ही मिल के 90% बन रहा था। सो उसमें कहीं बहुत आगे तक जाके हमें 90% पार्टिसिपेशन मिल रही थी। सो जो स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ये गाइडलाइंस हो सकता है काम ना करें। सो किसी और का कोई क्वेश्चन हो? नॉन लीनियर ग्रेविटी लोड केस जब हम डिफाइन करेंगे तो फिर हम उसकी डिफॉर्मेशन का कैसे मतलब स्ट्रेस चेंज करेंगे? देखें आप उसमें नॉन लीनियर जब ग्रेविटी लोड डिफाइन करेंगे तो आपका मॉडल नॉन लीनियर होना चाहिए और बस आपने कुछ उसमें कोई उसकी वेरिएशन नहीं देनी। जो भी ग्रेविटी लोड होगा डेड लाइव वगैरह जिसको आप नॉन लीनियर केस में कॉल कर लेंगे वो बस इंक्रीमेंट्स में अप्लाई होगा, यानी होगा यूं कि लेट से आप वर्टिकल एक्सिस पे लेट से आपका ग्रेविटी लोड है, ठीक है, और आपकी ग्रेविटी लोड की टोटल वैल्यू है लेट से 100, तो अगर लीनियर केस बनाएंगे तो बस डायरेक्टली ये 100 टाइम 0 से अप्लाई हो जाएगा स्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन नॉन लीनियर केस बनाएंगे तो उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देनी पड़ेगी, नंबर ऑफ स्टेप्स। सो अब वो आपसे ये पूछेगा कि ये 100 कितने टुकड़ों में अप्लाई करना है, बिकॉज अब देखें ना नॉन लीनियर केस में क्या हो सकता है कि पहला इसका पीस अप्लाई हुआ तो हो सकता है कोई एलिमेंट यील्ड कर जाए, फिर डिग्रेडेड वाली स्टिफनेस अगले पीस को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए ना। सो लिहाजा ये नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं ये आपको हर नॉन लीनियर लोड केस में देने पड़ते हैं। ग्रेविटी में भी आप दे दें लेट से 20 दे दें तो अब करेगा ये कि ये अगर ये 100 किलो न्यूटन था टोटल ग्रेविटी लोड जो पहले डायरेक्टली बस अप्लाई हो रहा था F=KU में F 100 किलो न्यूटन यूज़ हो रहा था, अब वो 100 किलो न्यूटन डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा, वो पहले 5 किलो न्यूटन अप्लाई होगा जो कि 20th 1/20 पार्ट बनता है इसका। सो 5 किलो न्यूटन अप्लाई होके उससे जो डिफॉर्मेशन आएगी ग्रेविटी लोड की डायरेक्शन में वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा। उस डेफॉर्मेशन के मुताबिक अगर कोई एलिमेंट या कोई मटेरियल यील्ड हो रहा है, बिकॉज ये नॉन लीनियर मॉडल है तो इसमें ये सलाहियत है कि अगर एलिमेंट यील्ड हो रहा है तो वो स्टिफनेस उसकी डिग्रेड हो जाएगी।
तो अगर एलिमेंट यील्ड हो रहा है तो वो पहले लोड इंक्रीमेंट के बाद ही यील्ड हो रहा है, तो वो जो डिग्रेडेड वाली स्टिफनेस है वो अगले लोड इंक्रीमेंट में इस्तेमाल हो जाएगी। तो जब अगला 5 किलो न्यूटन लगेगा, यानी टोटल 10 किलो न्यूटन हो जाएगा, तो आपकी ये जो लाइन है ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, जो पहले यूं थी, फिर अगले में मज़ीद फ्लैट हो जाएगी अगर यील्डिंग हो रही है। सो यूं ये 20 स्टेप्स में आपका 100 किलो न्यूटन पूरा होगा, ठीक है। और इस स्टेप्स के दौरान अगर कोई एलिमेंट यील्ड हो सकता हुआ तो वो हो जाएगा, बिकॉज ये नॉन लीनियर एनालिसिस है, किसी भी और नॉन लीनियर एनालिसिस की तरह। सो जो आपने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ दी होंगी, क्रॉस सेक्शन की नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज़ दी होंगी, मेंबर्स की नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज़ दी होंगी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस एनालिसिस में इस्तेमाल होंगी ये डिसाइड करने के लिए कि कोई मटेरियल या क्रॉस सेक्शन या मेंबर यील्ड तो नहीं हो रहा। सो अभी आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं कि ये करना कैसे है, यानी ये नॉन लीनियर मटेरियल प्रॉपर्टीज़, नॉन लीनियर क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज़ और नॉन लीनियर मेंबर प्रॉपर्टीज़ कैसे देनी है। लेकिन आप एज्यूम करेंगे एक मॉडल है जिसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ डली हुई हैं। मसलन मटेरियल लेवल पे तो आप समझ ही सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नॉन लीनियर वाली डली हुई है। तो अगर कोई मटेरियल एक ख़ास लोड इंक्रीमेंट के ऊपर उसमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है जो यील्ड स्ट्रेस से बढ़ जाता है, तो वो मटेरियल यील्ड कर जाएगा और वो मटेरियल जिस जिस एलिमेंट और क्रॉस सेक्शन को दिया गया होगा वो एलिमेंट और क्रॉस सेक्शन यील्ड कर जाएंगे, और उस वजह से जो उनकी के मैट्रिक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो हो जाएगी या डिग्रेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक नया के मैट्रिक्स हर दफ़ा बनाया जाएगा। तो इस नंबर ऑफ़ स्टेप्स अगर 20 रखे जाएं तो 20 टाइम्स के मैट्रिक्स बनेगा और हर दफ़ा f इज़ इक्वल टू के यू सॉल्व होगा। बेसिकली पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन पे सॉफ्टवेयर चलता है। सो 20 दफ़ा के रीफॉर्मुलेट होगा हर स्टेप के लिए और डिग्रेड होता जाएगा और आपके पास वो जो ओवरऑल ग्लोबल नॉन लीनियरिटी है वो कैप्चर हो जाएगी। सो जाहिर है कि अब ये नॉन लीनियर लोड केस लीनियर लोड केस की निस्बत 20 टाइम ज़्यादा टाइम लेगा एनालिसिस रन होने में, क्योंकि ये 20 दफ़ा वही काम करेगा जो पहले डायरेक्टली हो रहा था। सो ट्राई करें आप ई टैब्स के अंदर ग्रेविटी लोड को रख के उसकी टाइप नॉन लीनियर कर दें तो देखें कि क्या नई इनपुट्स आपको देनी पड़ जाती हैं उसके अंदर। और ये आपको करना पड़ेगा बिकॉज देखें जब आपने नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस करना है या इवन नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस भी करना है तो पहले ग्रेविटी लोड लगाना है। तो ग्रेविटी लोड लगाने के लिए तो फिर आपको ग्रेविटी का नॉन लीनियर केस बनाना पड़ेगा बिकॉज ये दोनों तो नॉन लीनियर एनालिसिस हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि लीनियर लोड केस प्री रेक्विजिट बन जाए किसी नॉन लीनियर लोड केस का। सो आपको नॉन लीनियर लोड केस ग्रेविटी का बना के ही नॉन लीनियर स्टैटिक या नॉन लीनियर डायनामिक से पहले रखना पड़ेगा ताकि रियल सिचुएशन के मुताबिक हो कि जब अर्थक्वेक आएगा तब ग्रेविटी लोड ऑलरेडी स्ट्रक्चर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो आई होप के समझ आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन सर, एडिटिव टाइप और एब्सोल्यूट टाइप कॉम्बिनेशन में डिफरेंस बता दो। एडिटिव टाइप और एब्सोल्यूट टाइप में कॉम्बिनेशन में ये तो अब मुझे तो जाके देख के बताना पड़ेगा। एडिटिव टाइप में गालबन ये हो रहा होगा कि साइन के साथ ऐड हो रहे होंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स के ऊपर लगते हैं तो रिजल्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं किसी एनालिसिस के। अगर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ऐड अप हो जाएं तो वो एडिटिव टाइप होगा जो कि नॉर्मली बिल्डिंग कोड्स में गिवन होता है। एब्सोल्यूट के केस में आई थिंक के आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव कंसिडर नहीं होता होगा और एब्सोल्यूट वैल्यूज ऐड अप होती होंगी। सो लेट मी कंफर्म दिस ऑल्सो। ये आप सारी चीज़ें एनालिसिस रेफरेंस मैनुअल में भी देख सकते हैं। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस लेक्चर का एक बहुत बड़ा जो रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये चीज़ें ली हैं वो एनालिसिस रेफरेंस मैनुअल है ई टैब्स का। सो वो डॉक्यूमेंट आप देख लें, वो बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट है, एक एक फाइनाइट एलिमेंट की जो फॉर्मूलेशन है वो डिस्कस करता है। सो इसमें लोड केसेस का आ गया, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशंस का कहाँ पे होगा, आगे जाके होगा।
ये कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें एडिटिव टाइप ये है कि कॉम्बो मैक्सिमम इज़ एन अलजेब्राइक लीनियर कॉम्बिनेशन। सो इसमें साइंस के समेत है, अलजेब्राइक है। एब्सोलूट में कॉम्बो मैक्सिमम इज द सम ऑफ द लार्जर एब्सोलूट वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग केसेस। सो इसमें साइंस के बगैर है, ठीक है। इसमें अगर लेट से मैं कहता हूँ डेड प्लस लाइव करूँ तो एडिटिव टाइप में तो सिंपली ये होगा कि लेट से अगर डेड की वजह से कोई लोड इफेक्ट पॉजिटिव था, जैसे कि कोई भी एक्सियल लोड है कॉलम के अंदर, और लाइव की वजह से किसी कॉलम में, उसी कॉलम में जो एक्सियल लोड है वो नेगेटिव था, तो ये कॉम्बिनेशन उसको साइन समेत ऐड अप कर देगा, ठीक है। डेड का जो मैक्सिमम नंबर है और जो लाइव का मैक्सिमम नंबर है साइनों समेत वो ऐड अप कर देगा और कॉम्बो का मैक्सिमम निकाल लेगा। लेकिन एब्सोलूट के केस में वो इसको भी पॉजिटिव ही कर देगा, दोनों को पॉजिटिव करके फिर ऐड कर देगा। सो एक तरह का यूँ समझ लें कि एब्सोलूट टाइप जो है वो बिल्कुल ही एक एनवेलप आपको दे देगा, दोनों के मैक्सिमम का एब्सोलूट का एनवेलप दे देगा। सो ये इनमें फ़र्क है। आप मोस्टली एडिटिव टाइप यूज़ करते हैं। ये बाकी जो फैंसी किस्म के कॉम्बो हैं ये भी, इनकी भी कोई एप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन बिल्डिंग कोड्स में तो सिंपल एडिटिव टाइप के कॉम्बो डिफ़ाइन किए गए होते हैं। एक चीज़ ये की जा सकती है एब्सोलूट के केस में कि देखें, असल में लोड कॉम्बिनेशंस में ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलरेडी कॉम्बो बनाते हुए कंसिडर कर लिया जाता है। अगर ना किया जाए तो फिर एब्सोलूट की एप्लीकेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे देखें ना, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने डेड के साथ अर्थक्वेक अप्लाई करना है, ठीक है, डेड प्लस अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक मुझे पता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं एक तो तरीका ये है ना कि डेड और अर्थक्वेक को एब्सोलूट टाइप में ज्वाइन कर दूँ, लेकिन आम तौर पे ये किया जाता है कि एक, अगर पता हो कि ये लोड नेगेटिव भी हो सकता है तो एक और नया कॉम्बो बना लेते हैं, डेड माइनस अर्थक्वेक, और फिर ये दोनों कॉम्बो एडिटिव के अंदर ऐड कर देते हैं। सो उस सूरत में ये दोनों, क्योंकि देखें डिज़ाइन तो हर कॉम्बो के लिए होगा और फिर क्रिटिकल वाला जो कंट्रोलिंग कॉम्बो होगा वो रिपोर्ट हो जाएगा फाइनल डिज़ाइन के तौर पे। सो लिहाजा एडिटिव वाला यूज़ करके और लोड कॉम्बिनेशन के फर्दर कॉम्बिनेशंस बना लिए जाते हैं बेस्ड ऑन कि किसी एनालिसिस के रिजल्ट्स नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या नहीं। सो मिसाल के तौर पे अगर विंड लोड है तो विंड लोड अक्सर कुछ बिल्डिंग कोड्स कहते हैं कि एक्स डायरेक्शन में भी लगाएं, वाई में भी लगाएं, फिर डायगोनल में भी लगाएं। सो डायगोनल वाले, फिर इसका मतलब है कि जब भी विंड आएगा तो वहाँ पे पहले एक्स डलेगा, फिर वाई डलेगा, फिर डायगोनल डलेगा, फिर एक्स में भी पॉजिटिव भी डलेगा, नेगेटिव भी डलेगा। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे आप खुद सोच लें जब भी विंड किसी कॉम्बिनेशंस में आ जाएगा। सो ये बड़ी डिटेल डिस्कशन चाहता है ये टॉपिक। किसी ने पहले भी बड़ी डिटेल से ये कोशिश की कि मैं इस पे काफ़ी टाइम लगाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। वो आप ही में से एक स्टूडेंट ये कह रहे थे कि इस पे अलग से वीडियो बनाएं लोड कॉम्बिनेशंस पे। सो किसी नेक्स्ट टॉपिक में मैं ये बनाऊंगा, लेकिन समरी ये है कि आम तौर पे एडिटिव वाले टाइप ही यूज़ करते हैं, और फिर उसमें जो भी ये वाला फीचर है कि साइन चेंज हो सकता है किसी लोड के मैक्सिमम का, वो फिर ख़ुद से एक नया कॉम्बो बना लेते हैं। यानी अगर कोड में 5 कॉम्बिनेशन है तो जो असल स्ट्रक्चर में अप्लाई करने आपने वो हो सकता है मे बी 50 हों या 70 हों। बाकी जो ये किस तरह बनेंगे, ये इन्हीं 5 से कई केसेस बन जाएंगे। सो आई होप कि आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। और कोई क्वेश्चन अगर किसी का है? सर वो मैसेज में सर अगर हम देखें तो आपने मैस डेड और मैस लाइव जी बिल्कुल, तो उसके बारे में असल में यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था, ऑल्दो ये एग्जांपल थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांग रही है, लेकिन आइडिया मैं ये देना चाह रहा था कि 2 डिफरेंट मैथ सोर्सेज जो हैं वो 2 डिफरेंट काम करने के लिए या मकसद हासिल करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और ये एग्जांपल भी मैंने एनालिसिस रेफरेंस मैनुअल से ही ली है। सो उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि
लेट्स से अगर आपने एक बिल्डिंग है जिसमें इक्विपमेंट का मैस पहले अकाउंट करना है और फिर नहीं करना, दोनों में फ़र्क देखना चाह रहे हैं रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस के रिजल्ट्स में, तो उस सूरत में आप स्टार्ट करेंगे दो डिफरेंट मैस सोर्स बनाने से। एक में जो है वो लोड कॉम्बिनेशन लोड पैटर्न्स ऐड करेंगे, जिसमें वो वाला लोड कॉम्बिनेशन, वो वाला पैटर्न नहीं होगा जो इक्विपमेंट के मैस से रिलेटेड है। और दूसरे में अगर आप ये देखें दो मैस सोर्स बना रहे हैं, मैस डेड के अंदर आप वो इक्विपमेंट का एडिशनल मैस ऐड नहीं करेंगे, फिर एक और नया मैस सोर्स बनाएं जिसमें उसको ऐड कर दें मैस डेड लाइव। तो अब आप चाहते हैं कि दो RSA हों, एक में जो मोड शेप्स आ रही हैं वो मैस डेड वाले मैस पैटर्न से आ रही हों, और फिर मैस डेड वाली मैस मैट्रिक्स जो है वो RSA में F वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल हो रही हो। और साथ ही साथ पैरेलल में आप ये चाह रहे हैं कि दूसरे RSA में इस दूसरे मैस सोर्स के मुताबिक मोड शेप्स कैलकुलेट हों, और फिर यही मैस सोर्स की जो मैस मैट्रिक्स है वो F वेक्टर कैलकुलेट करने में इस्तेमाल हो हर मोड का। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि देखें, आप दो मॉडल लोड केस बनाएंगे, ठीक है। उन मॉडल लोड केसेस के अंदर आप ये जो दो लोड केस आपने डेड और डेड लाइव बनाए हुए हैं जो कि नॉन लीनियर स्टैटिक लोड केस होंगे, क्योंकि देखें मैस सोर्स आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ नॉन लीनियर लोड केस के अंदर, ठीक है। जो बाकी हैं उनमें डिफ़ॉल्ट वाली मैस सोर्स इस्तेमाल हो जाएगी। तो आप दो नॉन लीनियर लोड केस बनाएं, एक को नाम दे दें डेड, एक को नाम दे दें डेड लाइव, और उन दोनों में मैस सोर्स तब्दील कर दें बैक एंड पे जब वो डिफाइन करवा रहे हैं आप। और फिर जब मॉडल लोड केस बनाएं तो उसमें ये दोनों लोड केस जो हैं इनकी स्टिफनेस जो है वो डिफाइन कर दें, इनको उसका प्री रिक्विजिट करार दे दें। तो ये करने से ये होगा कि पहले वाले मॉडल लोड केस को पहली वाली मैस सोर्स मिल जाएगी, दूसरे वाले मॉडल लोड केस को दूसरी मैस सोर्स मिल जाएगी। अब ये दोनों जो मॉडल लोड केस हैं इनको RSA के लोड केस में इस्तेमाल कर लें, बिकॉज RSA में आपको बताना पड़ता है कि मॉडल का कौन सा केस इस्तेमाल करना है आपने, जहाँ से मोड शेप्स आए, जहाँ से मैस मैट्रिक्स आए। तो पहले RSA का एक केस बनाएं जिसमें ये वाला मॉडल केस सेलेक्ट कर लें, और एक दूसरा बना लें जिसमें दूसरा वाला मॉडल सेलेक्ट कर लें। तो अब ये जो दोनों रन होंगे इनमें एक में इक्विपमेंट का मैस ऐड होगा, एक में नहीं होगा। सो ये एक छोटा सा यूँ समझ लें कि एक तरीका है या एक ट्रिक है जिसके ज़रिए आप वरना क्या करते, इसका दूसरा अल्टरनेट क्या था, आप दो डिफरेंट मॉडल बनाते, यानी एक मॉडल पहले बनाते फिर उसको मॉडिफाई करते, मतलब और फिर उसको मॉडिफाई करते, उसमें एक में ऐड करते सेल्फ मैस इक्विपमेंट का मैस, एक में ऐड ना करते। सो उसकी बजाय आप एक ही मॉडल के अंदर दो डिफरेंट मैस सोर्सेज बना के भी RSA कर सकते हैं। सो ये कोई इतनी यूँ समझ लें कि इतनी कोई टेक्निकल या रॉकेट साइंस नहीं थी बीच में जो आ गई थी, लेकिन मैं बस इसमें ये बताना चाह रहा था कि डिफरेंट मैस सोर्सेज भी आप बना सकते हैं। तो आम तौर पे समझा जाता है कि बस एक ही मैस सोर्स है, पूरे स्ट्रक्चर की बस एक ही M मैट्रिक्स होती है, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर कई मैस मैट्रिसेस बना सकता है डिपेंडिंग अपॉन जितने आप मैस सोर्स उसमें देंगे। तो एक दफ़ा आपने मॉडल डेड का रख लिया RSA के अंदर मॉडल वाला केस, एक दूसरा वाला मॉडल केस रख लिया, तो दो डिफरेंट केसेस बना के उनके रिजल्ट्स आपके पास एक ही मॉडल में आ जाएंगे। सो इसके अंदर ये जो नया पॉइंट ये था कि यहाँ पर आपको नॉन लीनियर स्टैटिक लोड केस बनाने पड़ेंगे मैस सोर्स तब्दील करने के लिए। ये एक नई चीज़ है इसमें कि आप जो डेड और डेड लाइव के दो केसेस बनाएंगे वो नॉन लीनियर करके तभी आपको ये मैस सोर्स चेंज करने की फैसिलिटी मिलेगी। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको, या फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताएं। सर समझ में आ गया, मतलब हम एक ही मैच सोर्स को यूज करते हुए दो लोड केसेस बनाते हैं। नहीं, दो डिफरेंट मैस सोर्सेज को यूज करके दो डिफरेंट लोड केसेस बनाएंगे। लोड केसेस
सर वो डिफरेंट मैथ सोर्सेज कहाँ से हम देखिए वो ये स्टार्टिंग स्टेप था ना। देखिए जब आप मैथ सोर्स डिफाइन करते हैं, मैथ सोर्स का इसमें है, अगर वो आ जाए मेरे पास, ये देखिए मैथ सोर्स जब आप डिफाइन करते हैं तो आप उसमें 3 ऑप्शन दे सकते हैं ना। ये 3 ऑप्शन है कि एलिमेंट सेल्फ मैथ्स, एडिशनल मैथ्स जो ऑन टॉप ऑफ दी सेल्फ मैथ्स ऐड कर दिया जाए, तीसरा स्पेसिफाइड लोड पैटर्न्स। तो आप ये तीसरी ऑप्शन यूज़ करें और आप लोड पैटर्न्स ऐड करें। इसमें एक मैथ सोर्स में ऐसे लोड पैटर्न ऐड करें कि सिर्फ बिल्डिंग का अपना वेट आ जाए जी हाँ, और दूसरा मैथ सोर्स नया ऐड करें और उसमें वो वाला पैटर्न भी ऐड कर दें जो इक्विपमेंट के वेट से मुतालिक है, जिसके अंदर इक्विपमेंट का वेट है। तो यूँ आपके पास 2 मैथ सोर्स आ जाएंगे, एक में इक्विपमेंट का मैथ्स डला होगा और एक में नहीं डला होगा। फिर इन दोनों को अलग अलग रिस्पांस स्पेक्ट्रम के केसेस में अलग अलग इस्तेमाल कर लें। तो एक दफ़ा RSA रन हो जाएगा विद इक्विपमेंट मैथ्स और एक दफ़ा विदाउट इक्विपमेंट मैथ्स। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये लास्ट वाला, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अपने लेक्चर में और ये आप लोगों ने खुद देखना है। एक्सीडेंटल टॉर्शन अकाउंट करने का एक तरीका तो ये था ना कि आपके जो लोड केस हैं RSA का या ELF का, उसके अंदर आप ऑटोमेटिकली एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें और वो ये हैंडल कर लेगा खुद से। एडिशनल मोमेंट जो हैं हर स्टोरी के ऊपर वो इंड्यूस कर देगा। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है, ये इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके, एडजस्ट डायाफ्राम लेटरल मैस टू मूव मैस सेंट्रॉइड बाय दिस मच रेशो। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि इस मैस सोर्स में सेंटर ऑफ, यानी जो सारा का सारा मैस है वो स्टोरी के बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर ऑफ मैस पे लंप नहीं करना, बल्कि उससे थोड़ा सा हटा के लंप करना है। और वो कितना हटाना है, एक्स में या वाई में, वो नंबर आपने एसेंट्रिसिटी का इधर देना है। सो ये एक ऑटोमेटिक तरीका हो जाएगा। अगर आप ये मतलब 5% एसेंट्रिसिटी यहाँ पे दे दें ना, मैसेज की पोजीशन के स्टेज पे दे दें, तो उस एसेंट्रिसिटी का जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली मोड शेप्स में काउंट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके पास जो RSA या ELF, RSA के अंदर होगा बेसिकली, ELF तो मोड शेप्स इस्तेमाल नहीं करता, RSA के अंदर जो टॉर्शन है वो खुद से खुद इंड्यूस हो जाएगी, वहाँ पर फिर एसेंट्रिसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर आपने एक तरीके से खुद से अपने मैसेज को मूव करवा दिया है जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मैस का पॉइंट था उससे। सो ये एक अल्टरनेट तरीका हो सकता है एक्सीडेंटल टॉर्शन को अकाउंट करने का। सो ये आपने एक्सप्लोर करना है खुद से। ये इसके ऊपर CSI वॉच एंड लर्न की एक बड़ी अच्छी वीडियो है एक्सीडेंटल टॉर्शन के नाम से ही है। सो उसमें दोनों मेथड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक मेथड ये है कि आप डायरेक्टली एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें लोड केस में, और दूसरा ये है कि आप यहाँ मोड शेप्स में, मैथ मैट्रिक्स में ऐसी तब्दीली कर दें कि वो खुद ब खुद जो टॉर्शन इंड्यूस आपने करवानी है वो खुद ब खुद मॉडल के अंदर इंड्यूस हो जाए और वो उसका इफेक्ट काउंट कर ले खुद ही। ओके सर, राइट। सो किसी का कोई क्वेश्चन फर्दर? पीवीडी में यूज नहीं है सर, पीवीडी में नॉन लीनियर मॉडलिंग पीवीडी के कोर के ऊपर नॉन लीनियर मॉडलिंग है। आप पीवीडी नहीं कर सकते अगर आपको नॉन लीनियर मॉडलिंग नहीं आती। सो जब ये लेक्चर हम देखेंगे तो उसमें जो नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस है, पीवीडी के अंदर आपको 2-3 किस्म के साइज़मिक एनालिसिस करने पड़ेंगे, उनमें से 2 तो लीनियर होंगे। देखें, अगर आपको अभी वो टर्मिनोलॉजी बल्कि पता भी है, SLE लेवल अर्थक्वेक का होता है, एक सर्विस लेवल, एक DBE लेवल होता है, और एक क्या होता है MCE लेवल। ये टर्म्स आपको पता है ना PSHA से ही। yes, तो PVD आपको कहता है कि आपने सर्विस लेवल इवैल्यूएशन भी करनी है और MCE लेवल इवैल्यूएशन भी करनी है। सर्विस लेवल पर आपने ये ख्याल रखना है या ये चेक करना है कि स्ट्रक्चर में कोई नॉन लीनियरिटी का ज़रा सा भी इफेक्ट ना आ रहा हो, और MCE लेवल पर आपने ये चेक करना है कि आपका स्ट्रक्चर ठीक ठाक डैमेज हो जाए, ओके है, लेकिन कैटास्ट्रॉफिकली फेल ना करे, खड़ा रहे समहाउ, ताकि लॉस ऑफ लाइफ ना हो। ठीक है। सो अब देखें, सर्विस लेवल इवैल्यूएशन जब PVD में करेंगे तो कौन सा मॉडल इस्तेमाल होना चाहिए?
लीनियर मॉडल, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर की एक्सपेक्टेड बिहेवियर भी लीनियर है, जो उस पर चेक्स वगैरह लगाने हैं वो भी लीनियर है। MCE लेवल के ऊपर चूंकि सिग्निफिकेंटली डैमेज हो जाएगा स्ट्रक्चर, और आपने उसी डैमेज की तो एक्सटेंट को कंसिडर करना है या क्वांटिफाई करना है, तो लिहाजा जो मॉडल इस्तेमाल होगा वो नॉन लीनियर होगा। तो MCE लेवल की इवैल्यूएशन में नॉन लीनियर मॉडल का रोल है। इसी तरह सर्विस लेवल इवैल्यूएशन में आप रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज लीनियर मॉडल चल रहा है और इवैल्यूएशन भी लीनियर लेवल की है। लेकिन MCE लेवल में आपने नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, NLTHA या NLRHA, जो भी नाम आप इसको दे रहे हैं, वो आपने नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस करना है। उससे स्ट्रक्चर का रियल डैमेज आएगा और आप ये फैसला करेंगे कि क्या ये डैमेज एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल। आप नहीं, बेसिकली क्लाइंट करेगा या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारे स्टेक होल्डर डिसाइड करेंगे कि जो भी एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया आपने सेट किया हुआ है, ये MCE लेवल का अर्थक्वेक उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, यानी स्ट्रक्चर उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है MCE लेवल पर या नहीं। सो लिहाजा ये चेक करने के लिए यहाँ पर आपको MCE लेवल पे नॉन लीनियर मॉडल चाहिए और SLE लेवल पे लीनियर मॉडल चाहिए। और जाहिर है कि DBE लेवल पर तो लीनियर मॉडल ही होता है, आपको पता है। DBE लेवल के ऊपर आप R फैक्टर इस्तेमाल करते हैं और लीनियर मॉडल इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरह का इट इज़ समवेयर इन बिटवीन SLE एंड MCE लेवल। सो लिहाजा नॉन लीनियर मॉडलिंग तो PBD के लिए मस्ट सीखनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक इस सारी कहानी में नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस का जिक्र नहीं आया, पुश ओवर एनालिसिस जिनको कहते हैं। सो वो भी एक अलग दुनिया है और उसके लिए आपको नॉन लीनियर मॉडल भी चाहिए। आजकल जो नई परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन की गाइडलाइंस आई हैं, उनमें पुश ओवर एनालिसिस का कोई ख़ास रोल नहीं है। लेकिन कभी जब नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस इतना कॉमन नहीं था, तो PBD जो किया जाता था वो पुश ओवर एनालिसिस के ज़रिए किया जाता था, जो अर्लियर जनरेशन थी PBD की गाइडलाइंस की। लेकिन आजकल अब पुश ओवर की बजाय डायरेक्टली नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस आ गया। लेकिन पुश ओवर एनालिसिस अपनी अहमियत उसी तरह रखे हुए हैं, बिकॉज वो कुछ ऐसी की इंफॉर्मेशन देते हैं स्ट्रक्चर के बिहेवियर के बारे में जो डायरेक्टली नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस भी नहीं देता। बिकॉज नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस तो आपको उसकी फ्लक्चुएटिंग रिस्पॉन्स दे देगा ना, लेकिन वो फ्लक्चुएटिंग रिस्पॉन्स बना किस से है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो हमें कई दफ़ा पुश ओवर एनालिसिस से पता चलती है। ये कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, फिर पुश ओवर एनालिसिस में वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं और PBD के लिए एक सेशन और करेंगे ईद के बाद, ठीक है। ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन का टॉपिक है, ये स्टार्ट तो होगा बड़ी बेसिक सी डिस्कशन के साथ, लेकिन फिर आगे आपने जो इसके की कैची पॉइंट्स हैं ना, जहाँ पर आके जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आप यूँ समझ लें, वो आपने मिस नहीं करनी, वो पकड़ लेनी है। बाकी बैकग्राउंड आपका जो नॉलेज है इसको समझने के लिए वो रेडी है। कोड बेस्ड डिज़ाइन आपको पता है, R फैक्टर के बारे में पता है, इसी तरह मॉडलिंग के काफ़ी सारे एस्पेक्ट जो हैं, इवन नॉन लीनियर मॉडलिंग के भी कई टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी लीनियर मॉडलिंग के दौरान आ गई है, तो मैं ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँगा जब नॉन लीनियर मॉडलिंग सीखेंगे तो। लिहाजा आपने PBD को के जो कैची पॉइंट्स हैं, परफॉर्मेंस लेवल्स क्या होते हैं, एवेलुएशन किस किस लेवल पे करनी है, कुछ सैम्पल रिजल्ट्स भी आपको दिखाऊंगा PBD के। वो आपने बस वो नोट कर लेने और वो काफ़ी होंगे आपके नॉन लीनियर मॉडलिंग सीखने के लिए या उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट काफ़ी होंगे। थैंक यू, इंशाल्लाह ईद के बाद दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।